हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आर के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर 13 पर पढ़ेंगे। वीडियो नंबर पृष्ठ रसायन 13 में हम लोग का टॉपिक का नाम है उत्प्रेरण का वर्गीकरण। ठीक है, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में पृष्ठ रसायन भाग 12 में हम लोग पढ़े थे उत्प्रेरण क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है। तो कृपया करके उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं पृष्ठ रसायन का भाग 13। और भाग 13 में हम लोग का टॉपिक का नाम है उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण को कितने तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए उत्प्रेरण को दो तरह से बांटा गया है। कितने तरह से बांटा गया है? दो तरह से। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्किंग कार्य विधि के आधार पर। माने कहने का मतलब यह है कि उत्प्रेरण को दो तरह से बांटा गया है। कौन कौन से तरह से? पहला भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का बंटवारा किया जाएगा और दूसरा कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरण का बंटवारा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जो आपका उत्प्रेरण होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला समांगी उत्प्रेरण और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, मैंने कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर तुम्हारे कितने तरह से अधिशोषण को बांटा गया है? दो तरह से अधिशोषण को बांटा गया है। पहला समांगी उत्प्रेरण और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। कार्य विधि के आधार पर वर्क कैसा कर रहा है, वर्क कैसा कर रहा है, वो बढ़ा रहा है दर को कि घटा रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरण को चार प्रकार से बांटा गया है। किसके आधार पर? कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरण को चार प्रकार से बांटा गया है। पहला धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा स्व उत्प्रेरण और चौथा प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, मैंने कहने का मतलब यह है कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरण को कितने तरह से बांटा गया है? चार तरह से। धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा स्व उत्प्रेरण और चौथा प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए। आप लोग बाबू नोट कर लीजिए, उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार का, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, और दूसरा कार्य विधि के आधार पर कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हम एक एक टॉपिक चालू करते हैं। पहला टॉपिक समांगी उत्प्रेरण पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? आपको विषमांगी उत्प्रेरण पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? धनात्मक उत्प्रेरण पढ़ाएंगे, उसके बाद ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्ट आपको टॉपिक वाइज करके पढ़ाएंगे, तो आप लोग इतना पहले बाबू नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। हम मिटा दे रहे हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, देखिए समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं वो समझिएगा, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं एकदम। देखिए समांगी उत्प्रेरण को हमको समझना है तो कुछ हमको रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है,
वो चलते हैं, एक दो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद खुद ही हम लोगों का समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, ठीक है, पहला है एग्जाम्पल आपको पहले पढ़ा दे रहे हैं, पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ा दे रहे हैं और एग्जाम्पल से आप खुद ही परिभाषा बना लोगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और इसको जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है, SO3 बनता है, ठीक है। समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, क्या बनता है, SO3 गैस बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है, SO3। आप लोग नोट भी करते रहिएगा। इसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है वह नाइट्रिक ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। किस अभिक्रिया में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। और इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, तुम्हारा गैस है। ऑक्सीजन ये भी तुम्हारा क्या है, गैस है। ये जो उत्प्रेरक लगा है नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी तुम्हारा क्या है, गैस है, ठीक है। तो देखिए बाबू डिफिनीशन सुनिए, इसको तुम लोग कहते हो रिएक्टेंट, अभिकारक। क्या कहते हो, अभिकारक। और इसको क्या कहते हो, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट कहते हो। इसको कहते हो अभिकारक और इसको क्या कहते हो, उत्प्रेरक। तो देखिए अभिकारक जो है वह किस अवस्था में है, तो गैस अवस्था में है। SO2 भी गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस ही है। क्या SO2 ठोस अवस्था में पाया जाता है, जी नहीं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस है जो गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। ऑक्सीजन वो भी एक प्रकार की गैस ही है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये भी तुम्हारा क्या है, गैस ही है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ही है। तो देखिए अभिकारक की भौतिक अवस्था गैस, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था गैस। माने कहने का मतलब यह है कि जो अभिकारक है और उत्प्रेरक जो है इसकी भौतिक अवस्था का मतलब गैस है तो गैस रहे, ठोस है तो ठोस रहे। ये नहीं जानते हो कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जानते हो। तो चूंकि ये बताइए अभिकारक भी गैस और उत्पाद भी गैस, इसमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान है, समान होने का मतलब समझ में आ रहा है ना जी, गैस है तो गैस ही रहे, ठीक है। यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है, मैंने गैस है तो गैस ही रहे, उत्पाद से कोई मतलब है नहीं बाबू, ठीक है। आप उत्पाद मत भी बोल दीजिएगा, उत्पाद में गलत हो सकता है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। बोलोगे नहीं ना जी, कैसे लिखोगे आप लोग, बोलोगे कि यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है तो उस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। और यह एग्जाम्पल पहला दिखा लेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या दिखाऊंगा, SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, वो भी क्या होता है, गैस ही है। तो आपका क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनता है। बोलोगे नहीं ना। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको नोट भी करिएगा, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल बता दिए, दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर अपना नोट्स कंप्लीट करिए स्वयं। ये लॉकडाउन का मजा लीजिए, मजा नहीं है लॉकडाउन, लेकिन फिर भी इस समय का हम लोग सदुपयोग करें। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
दूसरा एग्जांपल चीनी ले लिए C12H22O11, ठीक है। इसमें हम लोग जल मिला देते हैं H2O, तो हमारा बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज का भी सूत्र C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है C6H12O6। ये आपको पढ़ा देंगे हम बाद में। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, और ये सुक्रोज चीनी है। सुक्रोज में जब जल मिलाया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत? लेकिन जो इसमें उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। वो भी किस अवस्था में रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में। माने देखिए, चीनी भी द्रव, चीनी ठोस, पानी द्रव, लेकिन इन दोनों का विलयन क्या होगा? लिक्विड। बोलिए, मैंने कहने का मतलब यह है कि जब चीनी के जलीय विलयन में क्या किया जाता है, हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तो ये लिक्विड, और ये तुम्हारा उत्प्रेरक भी क्या बाबू? लिक्विड स्टेट। माने ये भी द्रव, ये भी द्रव। सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब लिक्विड होता, माने ये भी तुम्हारा द्रव, ये तुम्हारा जो अभिकारक है ये भी किस स्टेट में है? द्रव स्टेट में। और ये भी तुम्हारा किस स्टेट में है? द्रव स्टेट में। यानी कि फिर हुआ अभिकारक और उत्प्रेरक, जो सल्फ्यूरिक अम्ल डाले हैं, दोनों किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तो कोई बात नहीं, अवस्था तो दोनों की सेम है। तो ये भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल होगा? समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल होगा। और इस उत्प्रेरक को तुम लोग क्या कह दोगे? समांगी उत्प्रेरक कह दोगे, ठीक है। तो इस दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अब तक? उत्प्रेरण का वर्गीकरण पढ़ लिए, उसके बाद से क्या पढ़ लिए? समांगी उत्प्रेरण पढ़ लिए। अगला टॉपिक हम लोग का चलेगा अब विषमांगी उत्प्रेरण। तो देखिए, समांगी उत्प्रेरण में क्या हो रहा था? अभिकारक जो था और उत्प्रेरक जो था उसकी भौतिक अवस्था समान होती है, तो समांगी उत्प्रेरण। माने ये द्रव है तो ये द्रव है, और यदि अभिकारक गैस है तो ये भी गैस रहे। तो अगर अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है तो उसे समांगी उत्प्रेरण। अगर ये भौतिक अवस्था समान नहीं है तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण। तो अगला टॉपिक लिख लीजिए, विषमांगी उत्प्रेरण। टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल हम पढ़ा देंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे तो बात की बात है। हेडिंग क्या हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण, ऐसे लिखिएगा, विषमांगी उत्प्रेरण। हो गया? तो देखिए, हाइबर विधि द्वारा एग्जाम्पल पहले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग का स्वयं डिफिनीशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अमोनिया गैस, नाइट्रोजन। हाइबर विधि द्वारा जब अमोनिया गैस बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में, माने ये 1 भाग तो ये कितना भाग? 3 भाग। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेते हैं, तो यहीं से आपका बनता है 2NH3 अमोनिया गैस। यानी कि 2 नाइट्रोजन इधर भी है, 2 नाइट्रोजन यहाँ भी है, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी है। सभी को बैलेंस है। लेकिन इस रिएक्शन में तुम्हारा उत्प्रेरक का कौन सा प्रयोग किया जाता है? आयरन उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? आयरन उत्प्रेरक। तो ये बताइए, इन दोनों महोदयों को क्या कहोगे? अभिकारक कहोगे ना, और इस महोदय को क्या कहोगे? उत्प्रेरक कहोगे। अब ये बताइएगा, ये जो अभिकारक है वो किस स्टेट में है? नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन आयरन, आप लोग लोहा को कभी गैस देखे हैं? नहीं। आयरन किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। माने नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और आयरन ठोस। अब हमको बताइएगा, अभिकारक किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। और उत्प्रेरक किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। माने दोनों की अवस्था भिन्न भिन्न हो गई ना। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था अलग अलग होती है
तो उस उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। माने ये कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। बोलोगे नहीं ना? क्या बोलोगे? कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, माने ये गैस था तो ये ठोस हो गया, तो इस उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं तथा इस घटना को क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण। इस उत्प्रेरक को क्या कहोगे? विषमांगी उत्प्रेरक। और इस घटना को क्या कहोगे? विषमांगी उत्प्रेरण कहोगे। कोई दिक्कत? तो दो टॉपिक यहां से भी कंफर्म कर लीजिए। क्या क्या अब तक पढ़ लिए बाबू? तुम्हारा वर्गीकरण पढ़ लिए उत्प्रेरण का, उसके बाद से क्या पढ़ लिए? तुम्हारा विषमांगी उत्प्रेरण और समांगी उत्प्रेरण। अब हमारा बच रहा है धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। तो ये हम लोग बाबू पढ़ेंगे वीडियो नंबर 14 में, अगेन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग छोटा छोटा वीडियो बनाया जा रहा है ताकि पढ़ने में भी आपको मन लगे। स्वयं नोट्स बनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि कृपया घर बैठे हो तो अगर सुविधा है तो ऑनलाइन ये चीज तुम पढ़ो, अच्छा समझ में आए तो करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।